Hello children of 12th class. Today we will discuss last part of electric field and then we'll go to the very important theorem, Gauss theorem and its application. So we take that last portion, that is the work done. So we take the topic work done in rotating the dipole in electric field. Rotating a dipole in field. Field means electric field. So we take electric field, especially uniform electric field. So this is uniform electric field and we have kept the dipole say in this position. हमने डाइपोल ऐसे रखा है और इस समय डाइपोल फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हमने इसको यहाँ से घुमा के पहुँचा दिया एक नई पोजीशन में यहाँ तक. मतलब इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया, जैसे ये डाइपोल है तो हमने इसे ऐसे घुमा दिया तब तक जब तक कि वो बनाने लगा θ2 एंगल with the field. So dipole has been rotated from θ1 degree to θ2 degree with uniform electric field. Uniform electric field. ठीक है. एंड वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन इन दिस. इसको घुमाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब डाइपोल ऐसे रखा जाएगा तो वो इस तरह आना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आना चाहेगा. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आना चाहता है और हम उल्टा घुमा के यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा. अब ये घुमाने वाला मामला है, इसीलिए वर्क की जो डेफिनेशन होती है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो तब होती है जब कोई बॉडी डिस्प्लेस करती है. कोई बॉडी अगर यहाँ है और यहाँ चली गई तो कितना वर्क हुआ, तो उसके लिए फार्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वहीं का वहीं घूम रहा. देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है. यहाँ आप कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, घुमा रहे हैं अपन. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब वर्क डन इस फार्मूले से F डॉट डी से या वेक्टर डॉट डी वेक्टर से नहीं निकाला जाता. यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो होगा टॉर्क डॉट डी थीटा, टाउ डी थीटा या टाउ इंटू थीटा, मतलब टॉर्क इंटू रोटेशन से वर्क डन आएगा. तो क्या होगा कि जो रोटेशन है, अच्छा टॉर्क आप जानते हैं कि होता है PE साइन थीटा, हम ये प्रूव कर चुके हैं, और वो तब होता है जब थीटा एंगल पर हो. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो थीटा एंगल है वो लगातार बदलेगा. θ1 से कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर लास्ट में θ2 होगा. मान लीजिए कि 50 से हम चले गए 80 तक, तो 50 होगा पहले थीटा, जो थीटा ये है यानी एंगल करेंटली, तो 50 होगा. फिर 50 से 50.1, 50.2 या 52, 53, 55 तक ऐसे जाते जाते 80 तक जाएगा. तो थीटा चूंकि लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन ये कहता है कि हम क्या करें कि बहुत थोड़ा सा रोटेट करें और उसके लिए
वर्क निकाल ले थोड़ा सा और फिर कर दें इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से जहाँ तक हमको चाहिए। यहाँ पर क्या है, टाउ डी थीटा के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि टाउ जो है, देखिए जैसे रोटेशन करेंगे तो स्क्रू जब ऐसे घुमाएंगे तो टाउ भी उधर होगा और एंगल भी उधर ही होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1, तो इसीलिए जो वर्क डन आ जाएगा वो आएगा टाउ डी थीटा, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा 1 और टाउ होता है पीई साइन थीटा, तो पी साइन थीटा डी थीटा, वर्क डन आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब आप इसको आपको इंटीग्रेट करना सिखा देते हैं। कैलकुलस के लिए जो यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस हम लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 11th क्लास में एक स्पेशल हम ग्रुप ऑफ लेक्चर्स चलाएंगे कैलकुलस के लिए, और हम उसको क्या करेंगे कि 12th क्लास में भी हम वीडियोस में डाल देंगे। तो अगर कैलकुलस में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा, भी जल्दी ही हम डालने वाले हैं, तब तक आप इसको थोड़ा याद कर लीजिए कि कैसे कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू PE बाहर निकल आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो यहाँ से यहाँ डायपोल घूमेगा तो ना P चेंज होगा ना E, और इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, इसके लिए मैं आपको बता दूं फार्मूला होता है इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, कितना कई लोग जानते होंगे, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और लिमिट आएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब ये लिमिट को हम पुट करते हैं, और लिमिट को पुट करने का जो तरीका है वो ये है कि कुछ कीड़े यहाँ पे आ रहे हैं, तो लिमिट पुट करने का तरीका ये है कि थीटा की जगह पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर और इसको बोलते हैं अपर या हायर, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो बन जाता है माइनस कॉस थीटा 2, और फिर इसी में थीटा की जगह थीटा 1 पुट कर देते हैं तो बन जाता है माइनस कॉस थीटा 1 और ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक माइनस और यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये फार्मूला बन जाएगा P, इसको अपन ऊपर पहले लिख दें कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये देखिए वर्क डन का फार्मूला मिल गया। तो इतना वर्क डन होता है जब हम घुमाते हैं किसी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री पर। तो आइए इसके कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने 0 से लेके और 90 तक घुमा दिया तो वर्क डन क्या होगा। तो स्पेशल केस लेते हैं पहला कि अगर थीटा 1 हो गया 0 और थीटा 2 हो गया 90, अगर थीटा 1 हो गया 0 और थीटा 2 हो गया 90 डिग्री, मतलब हम घुमा रहे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच, मतलब ये डायपोल रखा था और हमने घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है 0 से 90 डिग्री पोजीशन तक घुमा दिया, तो वर्क डन हो जाएगा PE cos थीटा 1 माने cos 0 माइनस cos 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE, क्योंकि cos 0 होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो वर्क डन होगा PE। तो देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ ऐसे घुमाएंगे तो हमें PE वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह आप देखिएगा कि अगर आप थीटा 1 ले लेंगे 90, थीटा 2 ले लेंगे 180, मतलब आप यहाँ तक घुमाएंगे, डायपोल को यहाँ तक लाएंगे तो भी वर्क डन आएगा PE, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे मतलब 180 से 270 तक तो भी वर्क डन आएगा, करके देख लीजिएगा, तब आएगा माइनस PE, और यहाँ से यहाँ तक भी घुमाएंगे तो आएगा माइनस PE, और पूरा चक्कर घुमा देंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा PE प्लस PE माइनस PE मतलब 0। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है।
कि पूरे साइकिल में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। देखिए हमने स्पेशल केस पहला आपको लेके यहाँ पे दिखा दिया है, दूसरा नहीं दिखाया, वो आप जान लीजिए कि दूसरा होगा 90 से 180 यानी थीटा 190 थीटा 2 180, इस तरह से। फिर तीसरा 180 से 270 और चौथा आ जाएगा 270 से 360। और इन सब का कॉस्ट जो है कॉस 270 कॉस 360, मुझे लगता है ये भी एक वीडियो हमें बनाना पड़ेगा 11th क्लास में कि इन एंगल का कॉस कैसे निकालें। चलिए हम 11th में बनाते हैं और उसको भी हम मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे 12th में भी। चलिए वो आप जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कॉस 180 कॉस 270 कॉस 300 कैसे निकालें उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इट विच विल इनेबल all the students, even biology students, to find the trigonometrical ratio of any angle। आप चाहेंगे कि मैं tan 5000 डिग्री निकाल लूँ तो आप निकाल लेंगे, मैं उसका तरीका आपको बता दूंगा। आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज लेने वाले हैं और वो है गॉस थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं फ्लक्स। जैसे कोई भी सरफेस है, देखिए अगर हम ऐसा एक बना दें तो देखिए ये हो गया लाइन, और अगर हम ऐसे कर दें तो आप कहेंगे ये हो गया कर्व। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, ज्योमेट्री भी आपकी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी। ये लाइन, ये कर्व। अब ये कर्व को कई बार लूप भी कहते हैं, एक लूप है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं जब तक ये आगे बढ़ के पूरा पैक ना हो यहां तक लूप क्यों बोलेंगे, पर कहते हैं तो कर्व या लूप है। अब ये कहलाता है ओपन कर्व, क्योंकि यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। और ये अगर यहां शुरू हुआ और देखिए ये यहां खत्म हो गया, अब इसको हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड लूप। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? एक रास्ता, जैसे यहां से एक रास्ता शुरू हुआ वो ऐसे ऐसे होके टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और जाके वहीं खत्म हो गया। जैसे ये एक तार जैसा है, तो यहाँ ये ओपन हो गया और ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया। तो अगर आप इतने को देखें तो एक क्लोज्ड लूप है। इसमें अगर कोई आदमी चलेगा तो वो कहीं से भी शुरू करेगा तो घूम के वहीं पहुंच जाएगा और वो जान नहीं पाएगा कि शुरू कहाँ हुआ बंद कहाँ हुआ। लेकिन ये एक क्लोज्ड लूप है, एक बंद रास्ता है। अगर यही बंद रास्ता एकदम ऐसा हो जाए बराबर कि सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे रहे, तो इसी बंद रास्ते को, क्लोज लूप को, क्लोज कर्व या क्लोज लूप को कहते हैं सर्कल। अब ये तो चलिए एक रास्ते की बात हुई कि भाई एक रास्ता है सीधा कर्व, फिर कर्व में क्लोज हो गया कि ओपन। ओपन मतलब जहां शुरू हुआ कहीं और बंद हुआ, खत्म हुआ। माने बंद होने का मतलब वहीं नहीं लौटा, अगर बंद होना मतलब वहां लौटना, तो क्लोज लूप और ये ओपन लूप। ये तो रास्ते की बात हो गई। अब चलिए बात करें प्लेन की। ये तो लाइन की बात हो गई, अब चलते हैं प्लेन की बात करते हैं। प्लेन में क्या होता है कि वो लाइन से एक डायमेंशन आगे रहता है। लाइन में लेंथ होती है, प्लेन में लेंथ और विड्थ दोनों होती है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो बोर्ड में लेंथ भी है और विड्थ भी है, तो ये एक सरफेस हो गया। तो ये प्लेन मतलब ये, लाइन मतलब सीधा, प्लेन मतलब ऐसे। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो प्लेन मतलब ऐसा। अब प्लेन तो एकदम सीधा रहेगा, जैसे लाइन एकदम सीधी थी। अब वो मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, जैसे कि ये प्लेन है। अब ये अपन ऐसे कर दिया, ये क्या है? सरफेस है, प्लेन नहीं है। मतलब सरफेस भी था, प्लेन सरफेस था। अब ये क्या होगा? कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस हो गया, लेकिन ओपन कर्व सरफेस, क्योंकि जहां शुरू हुआ कहीं और खत्म हुआ। देखिए सरफेस लिए है, ये कर्व नहीं है, क्योंकि देखिए ये ऐसे ऐसे भी है। कर्व तो केवल एक लाइन रहती है। ये क्या है? कर्व सरफेस है। देखिए इस तरह का, ठीक है। जैसे ये दीवार अगर होती कमरे की, वो प्लेन सरफेस है, लेकिन सरफेस है जिसमें आप पेंट कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस हो गया ये।
लेकिन ओपन कर्व सरफेस। अब क्लोज कर्व सरफेस, आप इसको आगे बढ़ा के ऐसे क्लोज कर दीजिए, जैसे आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व सरफेस, जैसे लौकी लेकिन बंद, या पोटैटो एकदम बंद। तो सरफेस से ही हम निकालते हैं फ्लक्स। तो मान लीजिए कि यहां पर चार्ज है और चार्ज की लाइन है। अब लाइन के रास्ते में हमने एक सरफेस रख दिया, मान लीजिए यहां से यहीं तक सरफेस बस रख दिया, इसको सरफेस मानिए, इसको छोड़ दीजिए, ये तो समझाने के लिए हम केवल इतने को ले रहे हैं। तो सरफेस रख दिया तो कुछ लाइन आके उससे मिल जाएंगी, जितनी लाइन नॉर्मली आके मिल जाएंगी 90 डिग्री पे, उनको काउंट करेंगे, उनका काउंट ही फ्लक्स कहलाता है। तो अगर 2 लाइंस मिल गई तो फ्लक्स 2 हो गया। अब अगर ये सरफेस ज़्यादा बड़ा होता तो फ्लक्स भी बड़ा होता, और ये सरफेस क्लोज हो जाता तो फ्लक्स कितना होता। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा ये बताती है गॉस थ्योरम। तो कोई पूछे कि गॉस थ्योरम क्या करती है, तो ये बताती है इट टेल्स फ्लक्स थ्रू या फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस। देखिए थ्रू में एक बात है कि थ्रू का मतलब है कि पार भी कर गई होगी। अब कई बार क्या होता है फ्लक्स आकर के बस यहीं खत्म हो जाता है तो वो उसको भी फ्लक्स बोलेंगे। तो अब थ्रू कहने में हो जाता है कि पार की तब थ्रू बोलो, और ऐसे की तो भी तो फ्लक्स गिनेंगे। तो लिंक्ड एक ऐसा वर्ड है कि लिंक्ड में मतलब थ्रू भी आ गया और नॉट थ्रू भी आ गया, तो सभी फ्लक्स के काउंट में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे गुजर गई तो फ्लक्स 1 हो गया, अब एक लाइन ऐसे आ गई तो फ्लक्स 2 हो गया, भले नहीं गुजरी, यहाँ रुक गई, हर्ज नहीं है, सरफेस से फ्लक्स आ गया 2। तो फ्लक्स माने न थ्रू बोलिए न कुछ, लिंक्ड विथ बोलिए, उसका लिंक हो गया, जुड़ गया। अब जुड़ के निकल गया कि रह गया, ठीक है। तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है ये बताती है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम है क्या, वो कहती है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। बस यही गॉस थ्योरम है। कभी कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface is Q upon epsilon 0, where epsilon 0 is constant whose value is 8.85 into 10 power minus 12 SI unit, और Q is the charge enclosed. Q is charge enclosed in the सरफेस। इसका मतलब ये निकला कि जैसे एक चार्ज है, मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। अब एक क्लोज सरफेस, देखिए क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है। सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, आपकी कल्पनाओं का एक सरफेस। आइए कल्पना करें कि एक सरफेस है, आइए सचमुच में एक सरफेस हो, तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस। और यह भी हो सकता है कि फ्लक्स लिंक्ड विद एन इमेजिनरी सरफेस। आइए कल्पना करें कि एक ऐसा सरफेस है, अब बताइए फ्लक्स। तो दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। तो मान लीजिए एक सरफेस ही हम कल्पना करते हैं ऐसे ऐसे सरफेस, तो अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो गुजरेगा फ्लक्स इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, थ्योरम खत्म हो गई। फ्लक्स इज इक्वल टू 2 और -3 को जोड़ दीजिए, -1 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब -6 अपान एप्सिलॉन 0। ये हुआ फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से। आइए सरफेस का नाम रख दें S, तो सरफेस S से फ्लक्स इतना। ये बाहर जो चार्ज है उसको मत जोड़िए, ये चार्ज जो था 6 माइक्रोकूलम, इसको मत जोड़िए क्योंकि वो एनक्लोज नहीं है। एनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज है उसको टोटल कर लीजिए,
उतना होगा इससे गुजरने वाला फ्लक्स। ये थ्योरम कहती है और ये आपको किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताती है। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कल्पना करिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वही फिर याद दिला रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसमें डायपोल मोमेंट P का एक डायपोल हम 0 डिग्री से लेके और उसको 180 तक घुमाते हैं, तो वर्क डन बाय अस ऑन डायपोल विल बी ऑप्शन ए PE, ऑप्शन 1 था PE, ऑप्शन 2 2P, ऑप्शन 3 3P, ऑप्शन 4 0। तो ये प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आप वीडियो के नीचे जो प्रॉम्प्ट है उसको क्लिक करके आप कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो अब लेते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आइए गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, 12th क्लास में आता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो स्टेट तो ये हो गया, इतना आप लिख देंगे, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस Q by epsilon 0 वेयर Q इज चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। Q जो है वो चार्ज आ जाएगा, चार्ज है। अब आइए प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस है, ये सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज हमने रख दिया Q। अब मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, इसका नाम है S जो क्लोज्ड है, और सरफेस का छोटा सा एक हिस्सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस का छोटा सा हिस्सा, इसका नाम रख देते हैं ds, S का छोटा सा हिस्सा। और सरफेस V एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां माना जाता है, जिसकी डायरेक्शन इस सरफेस से 90 डिग्री पर होती है, सरफेस से ठीक 90 डिग्री। अगर ये सरफेस एक छाता है तो जो डंडा निकला रहता है छाते का, ये है डायरेक्शन ds वेक्टर की। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस Q के कारण, वो आप जानते हैं कि वो इस तरह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर ये डिस्टेंस हम R मान लें तो इलेक्ट्रिक, तो इंटीग्रल E ds, E डॉट ds ही कहलाता है फ्लक्स। और लिमिट यहां से लेकर यहीं तक, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे राउंड ट्रिप इंटीग्रल, यानी पूरे राउंड के लिए जहां शुरू किया इंटीग्रेट करते आइए और वहीं तक लौट आइए, ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल E ds कॉस थीटा, जहां थीटा E और ds के बीच का एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दीजिए, ये राउंड ट्रिप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर और ds कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट का मतलब जो इस टुकड़े अगले टुकड़े अगले टुकड़े अगले टुकड़े में सेम रहेगा। तो देखिए E सेम रहे, Q सेम रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 सेम रहेगा। डिस्टेंस अगला टुकड़ा आप लेंगे तो उसकी दूसरी डिस्टेंस आएगी तो बदलेगी, थीटा भी बदल जाएगा, उसका क्या है कि ds वाला ऐसा होगा, फिर E ऐसा होगा, तो उनके बीच का एंगल भी बदल जाएगा। तो उसको लिए अंदर लिए रहिए, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो सेम रहेगा, इंटीग्रल ds कॉस थीटा बाई R स्क्वायर फॉर राउंड ट्रिप। और ये जो इंटीग्रल ds कॉस थीटा बाई R स्क्वायर है, इसके प्रूफ में आप थोड़ा जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा और आपको सॉलिड एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, जो थोड़ी सी सिलेबस के अलग है, टफ है। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। एक्चुअली ये टोटल सॉलिड एंगल के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो अपन उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जब कभी हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो बता देंगे, वी नो दैट, यहां पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ds कॉस थीटा फॉर राउंड ट्रिप अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। और आपको पता होगा सॉलिड एंगल की यूनिट होती है
स्टेरेडियन और ये होता है। तो यहां पुट कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा Q/4πε0 इंटू 4π, और इस तरह से ये फ्लक्स आ गया Q/ε0। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो बहुत ही सरल है, बस आपको एक वैल्यू यहां ग्रांटेड लेनी पड़ेगी और उसको याद कर लीजिए। तो जरूरत पड़ी तो इसका प्रूफ भी हम समझाएंगे आपको। उसके लिए सॉलिड एंगल, जैसे एंगल होता है प्लेन फिगर्स में, वैसे ही 3 डायमेंशनल फिगर में होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक क्वांटिटी है और सॉलिड एंगल बनाया जाता है सरफेसेस के द्वारा, सबटेंड होता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं उसके, इस बात को यूज़ कर लीजिए, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो गया है। इसका एक आध एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लेते हैं। इसका एप्लीकेशन ये लेते हैं कि देखिए गॉस थ्योरम जिस सरफेस पे लगाते हैं हम उससे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और इट मे बी अ रियल सरफेस और इमेजिनरी सरफेस। तो उसको अब आइए लेते हैं टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहला लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर चार्ज एक बराबर फैला हुआ है, और ये चार्ज ये लाइन चली जाती है इधर बहुत दूर तक और इधर भी बहुत दूर तक। इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, जैसे वायर है एक बिजली का तार आपने देखा होगा, और मान लीजिए इनफाइनाइट तक चला गया इधर और इधर भी, और एक बराबर से चार्ज उसके ऊपर फैला हुआ है। कितना चार्ज है? तो मान लेते हैं कि लैम्डा चार्ज है, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसके कारण हमें किसी पॉइंट, जैसे यहां पर P पॉइंट पर, जिस पे कि P से परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन पे, तो मान लीजिए है R, तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर के कारण जिस पे चार्ज है। किसी एक Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Q/4πε0 r² होता है। लेकिन अगर इस तरह से बहुत सारा चार्ज दूर दूर तक फैला हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक कठिन काम है, और वो कठिन काम ही हम गॉस थ्योरम की सहायता से यहाँ करेंगे। होता क्या है कि देखिए यहाँ बीच में प्लस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज यहाँ नहीं है, चार्ज बराबर फैला हुआ है। तो जैसे यहाँ पर जो चार्ज होगा उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनेगा, लेकिन यहाँ जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनेगा, यहाँ जो होगा उसके कारण इधर को बनेगा, यहाँ जो होगा उसके कारण इधर को बनेगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, और उन सबको जोड़ना मतलब ऐसे नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है, ये 10 है तो बोलो 15, ऐसा नहीं। वेक्टर है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर लॉ से जोड़ना पड़ेगा। तो इन सब कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर उधर वालों के कारण इधर को बनेगा। तो ये तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये कोई निकाल ही ना पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं यह एक कठिन काम है, और इसको करने के लिए हम गॉस थ्योरम की सहायता लेते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है P जो कि r डिस्टेंस पे है और जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक बात कुछ कॉमन सेंस भी हमें लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्लस चार्ज रख दिया। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए हम ऐसा करते हैं, वी इमेजिन पुटिंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज देयर, और छोटा प्लस चार्ज रख दिया तो वो कहाँ जाएगा? तो देखिए वो इसी तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ होगा वो इसे नीचे को पुश करेगा, यहाँ रख देंगे, और ये पुश करेगा उस तरफ, तो ये लोग पुश करेंगे इस तरफ। तो अगर कोई उधर पुश करेगा तो कोई इधर भी तो पुश करेगा, तो बीच में चला जाएगा। फिर कोई इधर पुश करेगा तो कोई इधर ही पुश करेगा,
तो ऐसे ऐसे होकर के वो भी इधर ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा आपको? तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिल नहीं गया है, कॉमन सेंस ने ये बता दिया कि वो किस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था r डिस्टेंस पे P पॉइंट, तो हम ये जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आओ माने कि वो E होगा। अब एक दिमाग लगाते हैं, एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं, इमेजिन सिलेंडर, एक ऐसा बड़ा सा ड्रम की कल्पना करिए जो इस तरह से हो, इस तरह का ड्रम, ऐसा ड्रम कि जिसकी एक्सिस हो जाए ये वायर, यानी जितना नीचे उतना ही ऊपर से ड्रम जा रहा है। ये देखिए ये ड्रम, और ये ड्रम के दो ढक्कन हो गए। ये देखिए ड्रम, वी आर इमेजिनिंग ए ड्रम सिलेंडर जिसके कि इस सर्कुलर ढक्कन दो रहते हैं, ड्रम में ऊपर नीचे ढक्कन रहते हैं। तो ढक्कन जैसे मान लीजिए कि ये अपन इसको ड्रम बना दिए, अब इसमें ये सर्कुलर एक ढक्कन रहेगा, ये ढक्कन बंद रहेगा, तो उसके सेंटर से इसके इधर सेंटर को मिला के एक लाइन बनाइए, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस हो गया हमारा चार्ज। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो जो हालत इस पॉइंट की है वही हालत इस पॉइंट की भी है। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा, यहां भी E ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट पे छोटा चार्ज रखते हैं वो इन सब के द्वारा रिपेल होगा, तो कहे इस पॉइंट की क्या हालचाल होगी, उसका भी तो वही समाचार है। क्योंकि ये जो वायर है ये तो इधर बहुत दूर चला जा रहा है, इधर बहुत दूर चला जा रहा है, तो ये पॉइंट का भी वही समाचार होगा कि वो यहां पे छोटा चार्ज रखेंगे, ढक्कन, ये ड्रम से मत सोचिए, ड्रम तो हम इसके लिए कैलकुलेट किए हैं, ड्रम तो कल्पनाओं का है, उसे भूल जाइए। इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हालात यहां बने हैं वही यहां भी बना है। तो यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। यही नहीं, अगर यहां पर भी हम छोटा सा प्लस चार्ज रखेंगे तो देखेंगे कि इसके कारण वो उधर को फीकेगा और वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो इस तरह से गुजरेंगी। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा E ds cos थीटा का इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक बराबर होगा, तो E बाहर आ जाएगा, ds यानी ये छोटा सा सरफेस का एरिया, और इंटीग्रल ds, E बाहर आ गया तो इंटीग्रल ds cos थीटा। तो ये ds यानी ये छोटा एरिया, तो ये छोटा एरिया, ये एरिया, ये एरिया, एरिया सब ऐसे से जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सिलेंडर का ये पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये जिसे हम कहते हैं 2πRh। तो ये हो जाएगा E इंटू इंटीग्रल ds हो जाएगा s cos थीटा, तो E हो जाएगा E, ds हो जाएगा 2πRh। h का मतलब सिलेंडर की हाइट, मतलब ये मान लेते हैं ये L है, तो L 2πRL। और cos थीटा, तो देखिए ये अगर जो छोटा सा एरिया आप लेंगे उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, जो E की ही डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, तो cos 0 मतलब 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो देखिए पूरा फ्लक्स आ गया इस सरफेस से। ऐसे इमेजिनरी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज दिस मच, E इंटू 2πRL। अब गॉस थ्योरम के अनुसार, इसके आगे की लाइन यहां लिख रहे हैं, गॉस थ्योरम के अनुसार यही फ्लक्स, तो यही फ्लक्स हम गॉस थ्योरम के अनुसार निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम कहती है कि यही फ्लक्स आ जाता अगर आप इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज बंद है अपन एप्सिलॉन 0 कर देते। तो देखिए इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है,
तो अगर आप देखिए, अगर आप ये ढक्कन लगाएंगे तो कल्पनाओं का ढक्कन, तो यहाँ से ये वायर कट जाएगा। अब कल्पनाओं के ढक्कन से कटते हुए भी नहीं कटेगा, पर कल्पना करिए कि वो कट के इतना हिस्सा सिलेंडर के अंदर रह जाएगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो बाहर जो चार्ज उतारता है वो एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स पैदा नहीं करता, बाहर के चार्ज फ्लक्स पैदा नहीं करते, जो अंदर रहता है। तो एल लेंथ का वायर अंदर रह जाएगा। और लैम्डा कूलाम चार्ज पर मीटर है, यानी 1 मीटर में लैम्डा कूलाम, तो एल मीटर में एल लैम्डा। तो एल लैम्डा चार्ज अंदर है और बाकी चार्ज बाहर है, जो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स पैदा नहीं करेगा। इस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये बात याद रखिए, गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम एक सरफेस बनाते हैं जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो यहाँ एक सिलेंडर है। इन बातों को आप लिख देंगे, एग्जाम में लिखेंगे, बुक से भी आप देख लीजिएगा, ये सेम आपको लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। तो अपन एप्सिलॉन 0, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा वो इतना गुजरेगा कि इतना गुजरेगा, तो दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इससे गुजरने वाला फ्लक्स अगर हमने अपनी बुद्धि से निकाला और गॉस थ्योरम से निकाला, तो चूंकि गॉस थ्योरम भी सही है और अपना बुद्धि भी डेफिनेशन से निकली है तो सही है, तो दोनों अगर 2 कैलकुलेशन हो रहे हैं तो 2 आंसर आ रहे हैं, जो एक ही चीज के 2 आंसर हैं, यानी इससे कितना फ्लक्स होगा उसके 2 आंसर, ये और वो, यानी दोनों सेम होंगे, दोनों फ्लक्सेस सेम होंगे। तो दोनों को सेम कर दीजिए, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एल कट जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हम याद रखेंगे। तो प्राउंड क्वेश्चन हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बराबर देखते रहिए वीडियो, बार बार देखिए, जब कई बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट कुछ करना है, उसका मतलब ये होता है कि आपको उसमें आंसर नहीं चाहिए, तो कमेंट में उसको लिखिए, उसको फालतू में क्वेश्चन में ना लिखिए कि आपको बहुत समझ में आया तो आपने लिख दिया कि बहुत मज़ा आया, तो आप ये लिख दीजिए क्वेश्चन में। भाई मज़ा तो आया ही, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई चीज़ लिखते हैं जिसका आपको मुझसे आंसर चाहिए, तो उसे क्वेश्चन वाले पार्ट में लिखिए नीचे। तो इस तरह से आप सही काम करेंगे, क्योंकि बिना मतलब में कमेंट वाले क्वेश्चन चीज़ें भी क्वेश्चन में चली जाती हैं, तो टीचर को लगता है कि यार कई सारे आ गए, जबकि उन पे आंसर करना नहीं रहता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।